हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 50 लेकर आपके बीच हाजिर हैं। ये आज टोटल मेरा 50 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस के वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये आज का ये सेशन जो 50 पार्ट्स है काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी धमाकेदार सेशन रहेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पीटी के जितने सिलेबस हैं उन तमाम एरियाज़ को कवर किया गया है। तो देखते हैं, चलिए जिस तरह के प्रीवियस वीडियोस पे आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो ये हम उसी तर्ज पे चलते हुए आज 50 पार्ट्स पे पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर वाक़ है। सरिस्का नेशनल पार्क ये पूछा जा रहा है कहाँ पे वाक़ है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ये एक तरह का टेस्ट मॉडल पेपर है। क्या है? टेस्ट मॉडल पेपर है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने अपने जीके, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज बेस के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियोस को आप देखें तो उस बेस पे कुछ है और कुछ अलग से भी मैं लेकर आया हूं। तो यहाँ इस सेशन को करने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है या फिर आपके उर्दू अनुवादक का जो पेपर होगा उसमें किन किन एरिया से पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ना जा करके बल्कि आंसर देखकर आगे बढ़ेंगे, ताकि अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम आज लेकर आपके बीच हाजिर हैं। तो 30 क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम इसको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करेंगे। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ है? राजस्थान, बंगाल, बिहार या कर्नाटक, कहाँ पे वाक़ है दोस्तों? तो आप कॉपी और एक पेन लेके बैठिए ताकि आप भी अपना आंसर टिक करते रहिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर से सही हुए। तो कहाँ है दोस्तों? ये 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। सरिस्का नेशनल पार्क ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क से प्रीवियस वीडियो मैंने अपने नेशनल पार्क के हवाले से करा दिया है वीडियो, और इसके अलावा फर्दर आप बुक्स को भी प्रीफर कर सकते हैं नेशनल पार्क्स को लेकर, सैंक्चुरीज़ को लेकर के। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में कहा जा रहा है, अल्मुनियम मिनरल पावर कहाँ पर वाक़ है। अल्मुनियम मिनरल पावर कहाँ पर वाक़ है ये बताना है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो अल्मुनियम मिनरल पावर प्लांट कह सकते हैं उसे कि ये कहाँ पे वाक़ है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर टिक कीजिए। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका जो है ये झारखंड में है। कहाँ पे है ये आपका झारखंड में अल्मुनियम मिनरल पावर प्लांट ये आपका झारखंड में है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा के अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। और आप लोग भी कमेंट करते रहिए ज़रूर कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और 2 का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है आपको ये बताना है। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, गुजरात है, केरला है, मध्य प्रदेश या फिर बंगाल। ये 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर में क्या आंसर सही होगा आपको बताना है। आप वीडियो को रोककर भी आंसर दे सकते हैं। इससे आप अपनी खुद इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अपना तायुन कदर कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि जीके का क्वेश्चन है। जीके का जो एरिया बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ही वाइड होता है, फैला हुआ होता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अगर आपके आंसर सही हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ इसका आंसर देख लीजिए। तो 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो आपका मध्य प्रदेश में, एग्रीकल्चर ऑफ सोयाबीन ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। गेटवे ऑफ इंडिया देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है और आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन की वजह से मैं इसको यहाँ पे डाला हूँ। उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों लाया हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये जीके का क्वेश्चन है। ये आपका सीधे डायरेक्टली ये आपका जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है। हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कहाँ पे है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया? एक है दोस्तों इंडिया गेट। क्या है? एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया। आपको इस दोनों में ख़त्ते इम्तियाज़ करना है, फ़र्क बताना है कहाँ पे है। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया जो पड़ता है ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे है दोस्तों? 4 का 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये मुंबई में पड़ता है और इंडिया गेट जो आपका है वो दिल्ली में है। तो आप इतना डिफ्रेंशिएट रखिएगा कि इंडिया गेट पूछा जाए तो आपका दिल्ली होगा और गेटवे ऑफ इंडिया
और पूछा जाए तो मुंबई। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया में लोग फ़र्क नहीं कर पाते, लेकिन आपको यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कहाँ पे वाक़ है। अगला देखते हैं 5 नंबर, काला बर्रे आज़म यानी डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? काला बर्रे आज़म डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, जापान को, नेपाल को या फिर हिंदुस्तान को किसे कहा जाता है? दोस्तों डार्क कॉन्टिनेंट ये किस देश को कहा जाता है? अफ्रीका, जापान, नेपाल, हिंदुस्तान। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों? चूँकि ये काला बर्रे आज़म कहा जा रहा है तो ये अफ्रीका के लोग जो होते हैं, चूँकि वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन जो है कुछ ऐसा है कि वहाँ का जो स्किन, लोगों का स्किन है वो थोड़ा काला होता है, तो इसी वजह से उसको डार्क कॉन्टिनेंट से आप याद करने के लिए आप रख सकते हैं कि काला बर्रे आज़म है। तो ये काला से यहाँ के लोग कुछ, उन लोगों की जो शक्ल सूरत थोड़ी होती है वो काले होते हैं, तो ये अफ्रीका आप जहन नशीन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि डार्क कॉन्टिनेंट हम अफ्रीका को कहते हैं। किसे कहते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहते हैं? ये आपका इंग्लिश में सवाल है तो आपको दिक्कत हो रही है, अदरवाइज़ अगर इसको उर्दू में पूछ लूँ तो आप आसानी से बता देंगे। लैंड ऑफ रिवर यहाँ लिखने का मकसद यही है कि आपका जहन यहाँ तक जा रहा है कि नहीं। लैंड ऑफ रिवर किस सूबे को कहते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली या फिर हरियाणा, किसे कहते हैं? दोस्तों अगर इसका आप तर्जमा करेंगे लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की ज़मीन या 5 नदियों वाली भूमि, तो किसे कहते हैं? और अगर इसे आसान लफ्ज़ों में बोलें तो इसे पंजाब बोलते हैं या फिर पंजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब। पंज के माने होता है 5, आप के माने होता है पानी, यानी 5 पानी। इसका मतलब हो गया कि पंजाब को, जो क्योंकि पंजाब से 5 नदियाँ निकलती है, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे हम बोलते हैं? 6 नंबर का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसे हम पंजाब बोलते हैं। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? आपको ये बताना है। इंडस है, माउंट एवरेस्ट है या तूर पहाड़ है? यहाँ पे अड़ा रहेगा आपका तूर पहाड़ या फिर कोई नहीं। तो क्या है सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? आपको ये बताना है 7 नंबर में। तो 7 नंबर में क्या होगा? इंडस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या है? इंडस। इंडस जो है सबसे लंबा पहाड़ है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका साउथ में पड़ता है ये। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, बैरोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? रंग माप के लिए या दबाव माप, बारिश माप या हवा माप? यानी बैरोमीटर ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। MENT। ये इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह कार्बन डेटिंग से क्या होता है? किसी भी आइटम्स या वस्तु का हम एज जानते हैं, उसकी आयु पता करते हैं, तो उसी तरह बैरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम क्या चीज़ नापते हैं, आपको ये बताना है। बैरोमीटर का जो इंग्लिश होगा कुछ इस तरह होगा, BAROMETRE, बैरोमीटर। तो चूँकि उर्दू का मैं क्वेश्चन बना रहा था, इसी वजह से यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए बैरोमीटर इस तरह लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? दबाव माप। क्या है? दबाव माप प्रेशर मेज़रमेंट के लिए होता है। किसके लिए? प्रेशर मेज़रमेंट के लिए होता है। PRESSURE, प्रेशर मेज़रमेंट के लिए इसको किया जाता है। तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि बैरोमीटर का इस्तेमाल प्रेशर मेज़रमेंट के लिए होता है। दोस्तों इस जीके के क्वेश्चन में मैं कोशिश किया हूँ कि सारे एरियाज़ के क्वेश्चन शामिल हो जाएं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन में सारे आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल नॉलेज सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाएं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का सवाल, गिफ्ट ऑफ नील। नील का तोहफ़ा, इसका तर्जमा होगा नील का तोहफ़ा। गिफ्ट ऑफ नील किसे कहा जाता है? यानी किसे गिफ्ट ऑफ नील कहा जाता है? कुवैत को कहा जाता है, सऊदी अरब को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है या फिर इराक़ को कहा जाता है? किसे कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नील? ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मानू की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जनरल के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ पे
ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कि अगर बीएड की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ ये सारे क्वेश्चंस आपको काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जनरल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और वहाँ के लिए काफ़ी फिट बैठेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उर्दू लैंग्वेज में और ये उर्दू लैंग्वेज में है, आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो लोग भी देख सकते हैं, या फिर आप ही लोगों में से जो लोग भी मानू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें अच्छा यही होगा जो आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चंस वो काफ़ी अच्छे हैं। तो 9 नंबर में क्या करेक्ट होगा दोस्तों? 9 नंबर में 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजिप्ट, क्या मिस्र जिसको बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। तो दोस्तों इसको इजिप्ट बोलते हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अभी, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को तैयार किया गया। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है? डेड सी, बहरे मौत। डेड सी को इंग्लिश में डेड सी बोलते हैं, इसको उर्दू में बोलते हैं बहरे मौत। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहरे मौत किसे कहा जाता है? बहरे मौत कहाँ पर वाक़ है? ये बहरे मौत डेड सी एक तरह का समंदर डेंसिटी के इसमें होता है। डेंसिटी ये जीके का पोर्शन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। साल्ट डेंसिटी तो उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इसका लोकेशन आपको बताना है। डेड सी कहाँ पर वाक़ है? वाशिंगटन डीसी में, लंदन में, भारत में या जॉर्डन में? ये कहाँ पे वाक़ है आपको बताना है। डेड सी कहाँ पे है? 10 नंबर का ये सवाल है। 10 नंबर के सवाल में ऑप्शन 4 जो है जॉर्डन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? जॉर्डन ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्डन जो है ये जॉर्डन में आपका डेड सी पड़ता है। ये आपका एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया में, ASIA, एशिया में पड़ता है। दोस्तों इसको लिखते हैं इस तरह इंग्लिश में, लेकिन आप जब इसको उर्दू में लिखिएगा तो बड़ी शीन के साथ लिखिएगा एशिया। तो इस तरह लिखिएगा, क्योंकि आप उर्दू के परीक्षार्थी हैं, उर्दू अनुवादक के, तो वहाँ पे आपका इमला जो है डिक्टेशन काफ़ी ध्यान से देखा जाएगा। तो उर्दू लिखते वक्त आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप कमेंट आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर वो उर्दू से रिलेटेड है तो आपका कमेंट भी उर्दू ही में हो, और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंग्लिश में कीजिए, ताकि अगर गलत हो तो मैं उसका करेक्शन करके आपको बता सकूँ। तो इससे आपका लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा चिड़िया कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़िया आपको बताना है इसमें कौन सा है। शुतुरमुर्ग है, कोयल है, कबूतर है या मैना है? तो क्या है दोस्तों? शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच बोलते हैं शुतुरमुर्ग को। कोयल, कबूतर जिसको पिजन बोलते हैं, मैना को मैना ही बोलते हैं। तो बताना है यहाँ पे फिलहाल सबसे बड़ा चिड़िया कौन सा है? शुतुरमुर्ग है दोस्तों। यहाँ पे 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शुतुरमुर्ग जो है ये आपका सबसे बड़ा चिड़िया माना जाता है। और ये आपका सबसे पहले एंशियंट टाइम में इसी का खोज किया गया था। एंशियंट टाइम में बर्ड में से इसके अंडे को फाइंड आउट किया गया था, यानी ऑस्ट्रिच के एग को फाइंड आउट किया गया था एंशियंट टाइम में। ये हिस्ट्री का पर्सन है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ हम जीके के क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या कहा जा रहा है? नमकीन झील, साल्ट लेक कहाँ पर वाक़ है? नमकीन झील इसको उर्दू में बोलेंगे। हो सकता है कि वहाँ पे आपको उर्दू ना देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि वहाँ आपको इंग्लिश ना देखने को मिले, इसलिए कि टर्म्स जो होते हैं कभी कभी वैसे ही रख दिए जाते हैं, टर्म्स का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। तो साल्ट लेक ये एक तरह का टर्म है, ये एक तरह इस्तिलाह है, इसका तर्जुमा नहीं करके देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में आए, चाहे वो आपका उर्दू में ट्रांसलेट करके आए या फिर इंग्लिश में एज इट इज़ मेंशन किया जाए, उसे आप आसानी से समझ सके। तो यहाँ दोनों लिख दिया हूँ, या तो नमकीन झील इसका उर्दू देगा आपको, यहाँ पे झील है, झील जा बन गया लेकिन सॉरी जे ही है, तो झील समझिए, या फिर साल्ट लेक कहाँ पे है बताना है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना? तो कहाँ पे है? 12 नंबर में क्या करेक्ट होगा दोस्तों? नमकीन झील या साल्ट लेक, ये कहाँ पड़ता है? 12 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? अमेरिका पड़ता है दोस्तों। इंग्लिश में इसको लिखते हैं अमेरिका, AMERICA, अमेरिका लिखते हैं। और इसको उर्दू में लिखते हैं अमरीका। उर्दू में क्या लिखते हैं? अमरीका। और इसको हिंदी में भी अमरीका ही लिखते हैं, तो आपको लिखने में भी ध्यान देना है। अमरीका इसको हिंदी में भी बोलते हैं, तो उर्दू और हिंदी में अमेरिका बोलते हैं, इंग्लिश में अमेरिका बोलते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि आप इंग्लिश में भी अमेरिका लिखिए या फिर इसको उर्दू में अमेरिका लिखिए। तो अमेरिका अगर लिखिएगा तो ये आपका अच्छा उर्दू होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में कहा जा रहा है टाइगर स्टेट किस रियासत को कहा जाता है? टाइगर स्टेट
द टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को या फिर कश्मीर को किसे कहा जाता है। दोस्तों टाइगर स्टेट अगर पता है तो आंसर टिक कीजिए और ज़रूर आप अपने आंसर का इवैल्यूएशन तायुन कदर करते रहिए ताकि आपको अंदाज़ा चले। तो 13 का क्या सही होगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि टाइगर स्टेट हम मध्य प्रदेश को कहते हैं, एमपी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे, ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर सवाल। हिंदुस्तान का कौन सा रियासत ज़्यादातर जंगल के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर द फॉरेस्ट एरिया। हिंदुस्तान का कौन सा रियासत ज़्यादातर जंगल के अंदर आता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, आसाम, हरियाणा, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो ये बताना है कि कौन सा एरिया या कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा जंगल के अंदर आता है। तो 14 नंबर का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आसाम। यानी हिंदुस्तान का जो रियासत ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट आता है वो आसाम माना जाता है। तो 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी आसाम। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर में क्या कहा जा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है। हिंदुस्तान का सबसे कम आबादी वाला हाँ, तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे कम आबादी वाला रियासत कौन सा है। आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान की कौन सी रियासत में सबसे कम आबादी रहती है। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, 1 में बिहार है, 2 में राजस्थान, 3 में अरुणाचल प्रदेश और आपका 4 में है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा रियासत जिसमें आबादी कम है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे 15 नंबर का क्या करेक्ट होगा, आपको अगर पता है तो आंसर कीजिए, अदरवाइज इसका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा रियासत है जहाँ पे सबसे कम आबादी रहती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैंड ऑफ सनराइजिंग भी इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंड ऑफ सनराइजिंग, लैंड ऑफ सनराइजिंग। तो ये भी याद कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश ही को लैंड ऑफ सनराइजिंग कहते हैं। ये आपका डायरेक्शन के हिसाब से ये कहाँ पे लोकेट है आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका ये पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है और यहाँ पे ये पड़ता है, यानी कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो जीके का है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि डायरेक्शन में आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको आंसर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हर्फ इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है। हर्फ इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है, आपके ऑप्शन यहाँ पे 1 में से है, 2 में है, 3 में का है, 4 में ने है। तो कौन सा ऐसा हर्फ है जो इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है, या कह सकते हैं एपोस्ट्रोफ सिंबल के माने में देता है। एपोस्ट्रोफ, APOSTROPH, एपोस्ट्रोफ का सिंबल लगाने के बाद जो पैदा होता है वो क्या होता है। 16 नंबर में ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का जो है ये हर्फ इजाफत है, जो का की के लगता है, ये हर्फ इजाफत का माना पैदा करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये उर्दू कवायद से मैंने लिया है। अगला देखते हैं 17 नंबर का। वो अल्फाज जो जोश व जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं। वो अल्फाज जो जोश व जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है, हरफ फ़िजाइया, हरफ तख़सीस, हरफ रब्त या फिर कोई नहीं। तो जो हर्फ बेतहाशा ज़बान से निकल जाए, यानी कहना ना चाहे आदमी लेकिन फिर भी ज़बान से खुशी या गम के आलम में निकल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर में क्या सही होगा, इसे हम बोलते हैं हरफ फ़िजाइया, इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको। इंटरजेक्शन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जुमला इस्तेजाबिया जिसे हम बोलते हैं। या फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो हरफ फ़िजाइया, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर। वो मुख्तसर अल्फाज जो लफ्ज़ों, फ़िक्रों और जुमलों को जोड़ते या मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वह मुख्तसर लफ्ज़, यानी मुख्तसर के बारे में बात की जा रही है, कौन सा ऐसा मुख्तसर लफ्ज़ है जो जुमलों, फ़िक्रों या फिर लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे हरफ रब्त है, या हरफ इल्लत है, या फिर हुरूफ़ अत्फ़ है, या हरफ फ़िजाइया। आपको बताना है हरफ रब्त, हुरूफ़ इल्लत, हुरूफ़ अत्फ़ या हरफ फ़िजाइया, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा 18 नंबर में। तो यहाँ पे दोस्तों हुरूफ़ अत्फ़ जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह होता है दो लफ्ज़ों के बीच में वाव लगाते हैं, मैं और तुम बोलते हैं, जिस तरह मैं और तुम,
तो ये लफ्ज़ और जो है ये आपका हर्फ अत्फ़ का काम करता है, कनेक्टिव वर्ड काम करता है, जोड़ने का ये काम करता है, तो हर हुरूफ़ अत्फ़ ये कहलाता है। तो 18 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर, हर्फ जार को और किस नाम से याद किया जाता है? हर्फ जार को और क्या कहा जाता है? हर्फ रफ्त, हर्फ इल्लत, हर्फ निदा, हर्फ मानवी, किस नाम से याद किया जाता है दोस्तों? 18 नंबर में हर्फ रफ्त ही को भी मैंने बताया कि कनेक्टिव काम करता है, कनेक्शन के लिए काम करता है ये, तो हर्फ रफ्त का काम करता है। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है? ऐसा मसदर जो दो लफ्ज़ों के मिलने से बने कहलाता है, यानी ऐसा मसदर जो दो लफ्ज़ों के मिलने से बने क्या कहलाता है? मुफरद, मुरक्कब, मुश्तक है, लाजिम है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। इस पर मुफरद, मुरक्कब, मुश्तक, लाजिम क्या होते हैं, मसदर क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियोस को आप प्रीफर कर सकते हैं। और अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक दे दिया है, जहाँ आपको टोटल मेरे 49 पार्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस पीडीएफ को भी प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि वहाँ से आप पीडीएफ के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकें और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें वहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, ऐसा मसदर जो दो लफ्ज़ों के मिलने से, दो लफ्ज़ जैसे आएगा वो तनहा होगा नहीं, मुफरद जो होता है ये आपका सिंगल होता है, या इसमें ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये मुरक्कब जो है ये दो लफ्ज़ों के मिलने से जो बनता है ये मुरक्कब ही होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। जो कंपाउंड करते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि जोड़ने के माना पैदा होता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है? वो हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यहाँ पे में लग जाएगा, यहाँ पे आपका में लग जाएगा। उर्दू देख लेते हैं, वहाँ पे आप लोग में मान के चलिएगा। हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जिस तरह ऑप्शन देखते हैं, हमारी रियासत अनाज की पैदावार में खुद कफ़ील है। हमारा सूबा अनाज की पैदावार में खुद कफ़ील है। 3 नंबर देखते हैं, हमारा मुल्क अनाज की पैदावार में खुद कफ़ील है। 4 नंबर देखते हैं, हम पैदावार ख़ुद से कर लेते हैं। तो क्या करेक्ट होगा दोस्तों? ये हिंदी है, यहाँ पे मैं इंग्लिश का नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव करवाना था और भी इसका क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता, अदरवाइज़ मैं इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश भी लेकर आता। लेकिन आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ पे ट्रांसलेशन पैटर्न में मैंने अच्छे से डिफाइन किया कि कैसे वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं या वर्ड को कैसे समझते हैं। तो 21 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? 21 में ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर रियासत के हवाले से बात की जा रही है, यहाँ पर भी सूबा है, रियासत के हवाले से बात की जा रही है, यहाँ पे देश के हवाले से बात की जा रही है। मुल्क को यहाँ पे शामिल करना था, मुल्क का लफ्ज़ हटा करके यहाँ पे कुछ और ला दिया गया, यहाँ पे लफ्ज़ मुल्क लाया गया, इसी वजह से ये आपका जुमला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जुमले बनाते वक्त लफ्ज़ पे गौर कीजिए कि जो लफ्ज़ है उसका ट्रांसलेशन करके आपको वो लफ्ज़ उसके जगह पे लाना। जिस तरह यहाँ पे देश है, तो यहाँ पे देश अगर मुल्क, इसका जो तर्जमा उर्दू में होता है मुल्क है, या फिर इंग्लिश अगर है तो आपको कंट्री ही लाना है, वहाँ पर आप स्टेट या फिर कोई विलेज नहीं ला सकते हैं। जो लफ्ज़ है उसी को एज इट इज़ अल्टरनेटिव वर्ड आपको वहाँ पे लाना है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हमारा मुल्क अनाज की पैदावार में खुद कफ़ील है। नेक्स्ट देखते हैं। आज 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो बस 8 क्वेश्चन और बचे हैं। 22 नंबर देखते हैं। 22 देखते हैं, हम हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है कि कौन सा ट्रांसलेशन इसका बिल्कुल सही होगा। उर्दू में इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, कौन सा ट्रांसलेशन सही होगा। देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं। हर सामान का हल है, दूसरा हर चीज़ का हल है, तीसरा तमाम मसाइल का हल है, चौथा मसले का हल है। तो देखते हैं, हर के माने उर्दू में अगर आएंगे तो ये तमाम में बदल जाएगा, यानी कुल के माने में इस्तेमाल हो जाता है, ऑल या एवरीवन जो है। तो हर तो हर एक में है, इसमें भी हर है, लेकिन यहाँ भी हर बमाना तमाम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो है सामान है, यहाँ पे चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मसाइल है। जिस तरह मैं वहाँ देश और मुल्क के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मसाइल। समस्या को उर्दू में क्या बोलते हैं? समस्या को बोलते हैं मसाइल, या फिर इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम्स बोलते हैं, प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो यही आपको गौर करना है कि आपको वर्ड जो है, वर्ड का जो ट्रांसलेशन होता है वो सही होना चाहिए। तो तमाम मसाइल का हल है, तो 22 का आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर, मैं एक मुतरजिम हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या सही होगा? इंग्लिश में करना है। आई एम अ ट्रांसलेटर, सेकंड में है आई एम एन ट्रांसलेटर, और थर्ड में है आई एम द ट्रांसलेटर।
और आई एम ट्रांसलेशन। तो दोस्तों मैं यहाँ कोशिश किया हूँ कि आपका जुमला भी ट्रांसलेशन में सही हो जाए। और आर्टिकल जो इंग्लिश में है ना, आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल आप निबंध या मजमून से मत लीजिएगा। ये आर्टिकल आपका है इंग्लिश में ग्रामर का बहुत अच्छा पोर्शन है, जिसमें A, N, A और दे आते हैं। तो इनका इस्तेमाल जो होता है वो मैं इस्तेमाल करके यहाँ पे दिखाया हूँ। ये दो तरह के होते हैं, एक इंडिफिनिट एक डिफिनिट होता है। तो इसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको अगर डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं वही कोशिश किया हूँ कि आपको पता भी चल जाए कि कौन सा यहाँ लगेगा आर्टिकल आपको। मैं एक मुतरजिम हूँ, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आप ऑफलाइन होकर भी अभी अपलोड होने के बाद भी आप बाद में भी इसे कंटिन्यू देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। तो आई एम ए ट्रांसलेटर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्यों नहीं करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे एन लगा दिया। एन का इस्तेमाल होता है, वावेल होता है उससे पहले तो लगाते हैं, या फिर साउंड वावेल जैसा हो उसमें लगाते हैं। दा का प्रयोग जो है स्पेसिफिक में लगाते हैं, तो यहाँ पे दा ना लगे के आपका ये सही हो जाएगा। आई एम ट्रांसलेशन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बनाना है, ये आपका एक तरह का सब्जेक्ट नहीं बन पाया, इसी वजह से फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई एम ए ट्रांसलेटर। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, आपका भी वक्त बदलेगा। आपका भी वक्त बदलेगा, ये एक जुमला है। बोलते हैं अगर कि कोई एटीट्यूड में हो तो कहता है अरे आपका भी तो वक्त बदलेगा, देखेंगे। तो ये इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? योर टाइम इज़ वेरीड आल्सो। योर टाइम इज, सेकंड में है योर टाइम इज चेंजेबल, थर्ड में है योर टाइम विल वेरी आल्सो, और फोर्थ में है योर टाइम विल बी वेरीड आल्सो। तो क्या सही होगा इसका दोस्तों? इसका ट्रांसलेशन करना है, इससे जुमले का ट्रांसलेशन करना है, आपका भी वक्त बदलेगा। तो यहाँ पे थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? 24 नंबर में थर्ड करेक्ट हो जाएगा, योर टाइम विल वेरी आल्सो, आपका भी वक्त बदलेगा। और इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में गलती क्या देखते हैं? योर टाइम इज़ वेरीड आल्सो, ये आपका पास्ट में चला गया, क्योंकि आपको बात करना है फ्यूचर से। ये आपका जो है कोई फ्यूचर इसमें नहीं पाया गया। और लास्ट वाला जो है ये फ्यूचर काल्पनिक हो गया। टाइम विल बी वेरीड, यानी फ्यूचर में जाके ये जो पैसिव कह सकते हैं कि पैसिव में चला गया, लेकिन थर्ड जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। 25 में क्या कहा जा रहा है? 25 में कहा जा रहा है वाटर लेवल का उर्दू तर्जमा क्या होगा? लफ्ज़ का तर्जमा करना है यहाँ पे। वाटर लेवल है, चूँकि आप ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप कंसेप्चुअल में नहीं जाएंगे या काल्पनिक में नहीं जाएंगे। आपसे जो पूछा जाए आपको वही बताना। वाटर लेवल का लफ्ज़ी तर्जमा करना है। सतह समंदर ऑप्शन में है, या फिर सतह दरिया है, सतह पानी है, कोई नहीं। मैं बोला हूँ पहले आपको लफ्ज़ में जाना है। तो यहाँ पे क्या गलत सही होगा? सतह समंदर, सतह दरिया और सतह पानी। यहाँ पे आप तीनों में कश्म हो जाएंगे, ये तीनों में कश्म हो जाएंगे। लेकिन सतह समंदर, सतह दरिया आपको नहीं पूछा जा रहा है। जिसको सर कहते हैं लेवल ऑफ सी, यहाँ फिर सतह दरिया, लेवल ऑफ रिवर, इस तरह करके होगा। लेकिन एज इट इज़ अगर वर्ड का तर्जमा देखते हैं, सतह पानी, वाटर लेवल जो है सतह पानी जो होता है, इसको सरफेस के माने में भी बोला जाता है, SURFACE, सरफेस। अगर आप जियोग्राफी पढ़ेंगे और उसमें लैंड या वाटर से रिलेटेड वर्ड देखेंगे तो सरफेस और लेवल का बहुत सारा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लफ्ज़ का तर्जमा करना था, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतह पानी। वाटर लेवल का उर्दू तर्जमा सतह पानी होगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, प्लांटेशन का उर्दू तर्जमा क्या होगा? प्लांटेशन का उर्दू तर्जमा क्या होगा? 1 में है पौधा लगाना, खेती करना, 2 में है घर बनाना या सड़क बनाना। प्लांटेशन का उर्दू तर्जमा क्या होगा? प्लांटेशन का उर्दू तर्जमा दोस्तों आपका पौधा लगाना होगा। क्या होगा? पौधा लगाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाए। खेती करना बोलते हैं एग्रीकल्चर को, किसे बोलते हैं? एग्रीकल्चर को। और घर बनाना बोलते हैं कंस्ट्रक्शन को। सड़क बनाना ये आपका ये रोड कंस्ट्रक्शन होता है, सड़क बनाना रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन प्लांटेशन पौधा लगाना ही होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 में कहा है पुरस्कार का उर्दू तर्जमा क्या होगा? पुरस्कार का उर्दू तर्जमा क्या होगा? मिठाई, किताब, खिताब या कोई नहीं। तो क्या होगा पुरस्कार का दोस्तों? पुरस्कार एक तरह का जो टाइटल होता है, या जिस तरह की नाइटहुड है, KNIGST, नाइटहुड का खिताब किसको दिया गया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा किसे कहते हैं, ताकि आप भी अपडेट रहें इससे। और अगर नहीं पता तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे पुरस्कार किसे कहते हैं? खिताब को बोलते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? खिताब को पुरस्कार बोलते हैं। हिंदी में मिठाई, किताब ये सारे आपके पुरस्कार में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ खिताब जो होता है एक तरह का पुरस्कार माना जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखते हैं सब टॉपिक का उर्दू तर्जमा क्या होगा। सब टॉपिक का उर्दू तर्जमा क्या होगा, उन्वान, मजमून, निसाब या ज़ैली उन्वान। तो क्या होगा सब टॉपिक का उर्दू तर्जमा दोस्तों। उन्वान किसे कहते हैं, उन्वान को हम सीधे टॉपिक बोल देते हैं, TOPIC टॉपिक बोल देते हैं। और मजमून को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट बोल देते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट को बोल देते हैं हम। और निसाब को सिलेबस बोलते हैं। ज़ैली उन्वान जो है ये सब टॉपिक होता है आपका, ज़ैली उन्वान ये आपका सब टॉपिक होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड्स आपको तब काम आएंगे जबकि आप ट्रांसलेट करेंगे, लैंग्वेज को वॉइस वर्सा के थ्रू एक ज़बान से दूसरे ज़बान में बदलेंगे, तो ये सारे वर्ड्स आपको काम आएंगे कि आपको कैसे बदलना है। ज़ैली उन्वान का लफ्ज़ होगा तो इंग्लिश में आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में आपको सब टॉपिक ही लिखना है ताकि आपका जुमला वहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, कसीदा किसके शान में लिखा जाता है। कसीदा किसके शान में लिखा जाता है। ऑप्शन यहाँ बुज़ुर्गों के शान में या रसूल के शान में, अल्लाह के शान में। तो किसके शान में ये लिखा जाता है दोस्तों, ये बुज़ुर्गों के शान में लिखा जाता है कसीदा। बुज़ुर्गों, बादशाह या फिर किसी बड़े शख्स की तारीफ़ में कसीदे लिखे जाते हैं। वो कसीदे में आपकी तारीफ़ भी उसमें हो सकता है, या जिसको मदहो ज़म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदहो ज़म, जिसमें अच्छाई और बुराई या तारीफ़ सारी चीज़ें की जाती हैं बादशाह की। तो ये कसीदा और रसूल के शान में क्या है, रसूल के शान में जो किया जाता है वो नात होता है, अल्लाह के शान में वो हम्द होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, आप तीनों को देख लीजिए। कसीदा ये बुज़ुर्गों के शान में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और ये लास्ट होगा आज का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है नज़्म और नस्र में कोई फ़र्क नहीं है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं। ये एक स्टेटमेंट है किसी का, इससे कहा जा रहा है कि नज़्म और नस्र में कोई फ़र्क नहीं है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, कोई नहीं, यानी इसमें से हम कोई सा भी सही नहीं है। तो क्या है नज़्म और नस्र में क्या फ़र्क है। तो नज़्म और नस्र में बहुत फ़र्क है दोस्तों। नज़्म जो होता है ये एक तरह का मुनज़्ज़म कलाम होता है। नज़्म के माने क्या होता है, लड़ी में मोती पिरोना। और नस्र क्या होता है आपका, ये कलाम को स्प्रेड करके एक तरह से एक्सप्लेन्ड या फिर डिफाइंड वे में बात की जाती है। और नज़्म जो होता है ये आपका खैरुल कलाम कल्ला मादल्ला कहता है, जिसमें गुफ्तगू होती है। आपके कलाम आपके उसमें जुमले कम होते हैं लेकिन माना खेज़ होता है, पोशीदा या इसमें कहते हैं मख्फी जुमले होते हैं। तो ये कलाम और नज़्म और नस्र में ये फ़र्क है, दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच। तो ये फ़र्क है, तो आप कह सकते हैं नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। रीज़न वही जो भी मैं बताया हूँ। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ इस तरह के, तो आपको इसका नोटिफिकेशन अच्छा सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। और अगर सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।